अब लिखेगा नेक्स्ट में लिखो, लिखो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। कौन से प्रदेशों का वर्गीकरण? जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? किसी के भी अनुसार, सबों के अनुसार। सामान्यतः कितने हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? बताओ। बताओ 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 फटाफट। क्या? अच्छा 5 5 बताओ तो। अब इनको आते ही नहीं है तो 5 कैसे होता है? आपने ये बताओ तो। और क्या भाई, और तो सब मना कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता। 5 है तो कौन कौन से? कोपेन के अनुसार 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A B C D और E 5 होते हैं। बहुत ठीक है, चलो बताओ और बताओ। कितने भागों में बटा है? हंसा क्या बता रही, क्या बता रही? सरिता बता ना, कितने भागों में बटा है? ठीक है, 5 में। कौन कौन से बताओ? इधर उधर बताओ, मैडम बताना, अनीता बताना। 5 शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति, है ना? ऐसे देखो, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण 3 प्रकार किया गया है। एक तो होता है, शायद आपको कभी नहीं आपने सुना होगा, एक तो होता है आनुभाविक वर्गीकरण। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? आनुभाविक वर्गीकरण होता है। कोई ना एफर्ट तो किया आप लोगों ने, ठीक है। एक हाँ, अच्छा ऐसे है क्या? ठीक है, एक होता है जननिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? जननिक। ठीक है, एक जो वर्गीकरण होता है ना, वो होता है सांख्यिकी वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण होता है? सांख्यिकी। बताओ कितने प्रकार का वर्गीकरण है? ठीक है, ओके। ये आपकी कल्पना से थोड़े परे है कि जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आनुभाविक, एक होता है जननिक, और एक कौन सा होता है? सांख्यिकी। ठीक है, अब आप बार बार किताब पूछते हो ना मेरे से, तो आप 11वीं की किताब पढ़ा करो। किसकी किताब? 11वीं RBSC की। ठीक है, मुझे यही पढ़ के दे दोगे ना आप, तो मैं मान जाऊंगा आप विद्वान हो। RBSC वाली ही पढ़नी है केवल ना, RBSC की 11वीं की किताबें पढ़ोगे आप। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं की। और ज़्यादा आपको, अब मैं आपको देखो, मैंने पहले मना कर रखा था, अब मैं आपको, ठीक है, ये NCERT की है, ये RBSC की नहीं है। क्यों खूब मिलती है RBSC की? RBSC की ये तो NCERT में चलती है ना। RBSC की इतनी शानदार किताब है, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो उसको कह देना हमें वो दे दो, ये ले लो। चलो, दूसरा ये है, और ज़्यादा मैं बताऊँ, और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं एक और किताब बता दूंगा, वो ले लेना। बाकी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि जितने पढ़ोगे ना उतना कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो 11वीं की RBSC पढ़ लोगे एक बार वो पढ़ना, सारे टॉपिक जो मैंने बताए ना उनको कुछ डिटेल से बता दिया, नहीं बाकी टॉपिक सब 11th में है। आप तो ये बातें करते हो
मेरा एक साथी है बेचारा, उसकी इच्छा थी, मैं दिली तमन्ना थी मैं नेट करूं, बहुत दिली तमन्ना थी, ठीक है। उसका नाम है भोला राम, ठीक है। लेकिन उसकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी, नाम भोला राम ही है, ठीक है। उसकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी, बेचारे को मतलब एमए करने के बाद ही जिम्मेदारी आ गई, शादी हो गई, बच्चे थे, और मतलब बहुत समस्या थी, उसके पापा भी गुजर गए। तो उसने आज से 2 साल पहले मेरे को फ़ोन किया, जब ये नहीं आया था ना, कि यार मेरे को नेट करनी है लेकिन मेरा टाइम नहीं है। तो मैंने, तू करता क्या है भाई, काफ़ी दिनों बाद बात हुई ना, तो मैंने पहले तो तू ये बता तूने नंबर कहाँ से लिए, ये करके ऐसे मैंने पूछा, मैं ऐसे करता हूँ। तो मैंने कहा यार इसको क्या फंडा बताऊँ कि इसकी नेट निकल जाए बेचारे की, ठीक है। नॉलेज तो उसको ठीक थी, और वो पढ़ा रहा था एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में। तो उसकी दिली तमन्ना था कि मैं नेट करूँ, नेट करने के बाद मुझे किसी एक कॉलेज में क्या जॉब मिल जाए तो मैं स्कूल से ज़्यादा पैसे मिल जाए। आजकल स्कूलों में 5,000 6,000 पकड़ाते हैं, और दिन भर रगड़ाई करते हैं मास्टर की, 8-8 घंटे, ठीक है, 9-9 घंटे। और बेचारे बच्चे क्या दिन भर चिल्लाने में रहे, 6, 7, 8, 10 हज़ार दे देते हैं। तो घर के खर्च चलेंगे बताओ, कि यार नेट हो जाएगी तो मैं किसी बढ़िया कॉलेज पकड़ लूँगा। अब बढ़िया कॉलेज पकड़ ली, उसमें मिल जाते हैं उसको 30-40 हज़ार, ठीक है। बाकी मिलते नहीं, नेट वालों को भी 20-25 पे सलटा रही है दुनिया, है ना। डिग्री रख लेती है और देती बहुत कम है, जबकि सरकार के नॉर्म से उसको कम से कम 35,000 दिया जाए। कितने दिए जाए? 35,000 क्या? इससे ऊपर कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर तो एक्सप्लॉयटेशन सेंटर होते हैं मैडम, वो एडॉक कॉलेज होते हैं वहाँ करते हैं, तदर्थ कॉलेज होते हैं सरकार के कुछ, उनसे ही करते हैं। जैसे एसएसजन सुबोध कॉलेज है, SSG पारिक कॉलेज है, कनौड़िया कॉलेज है जयपुर में, उसमें जो लग गया ना और 8 साल की नौकरी हो गई तो वो अपने आप ही गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 8 साल से नहीं होता, ठीक है, 8 इयर्स का वर्क करना पड़ता है। कुछ ही कॉलेज हैं उनमें बहुत हिसाब से होता है। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैंने उसको 11वीं और 12वीं की बुक बता दी। मैंने कहा पहले तो तू इनको पढ़ ले, फिर उसको कुछ 1-2 किताब मैंने और सजेस्ट की, इनको पढ़ ले। भगवान ने ऐसी सुनी, उसने भी ठीक मेहनत की, एक ही बार में नेट हो गए। वो इसमें भरतपुर है, एक कॉलेज है ट्रस्ट का, उसमें लगा हुआ है, तो उसको सरकार के नॉर्म से पैसे मिलते हैं, तो बढ़िया रह लेता है, 3-4 घंटे पढ़ा लेता है। ज़्यादा हेडक करते हैं वो, ज़्यादा माथापूड़ी नहीं करता। ऐसे नहीं बड़ा सपना है कि लाखों कमाए करोड़ों कमाए, मस्त चल रही है ज़िंदगी, होकर निकल जाएगी, ठीक है ना, कुछ होगा जो देखा जाएगा। तो नॉर्म्स उसको पूरे मिल ही रहे हैं, TADA मिल जाते हैं, क्या बुरा है बताओ, उसको 40, 42, 45 पड़ जाते हैं। तो लेकिन हर किसी कॉलेज में नहीं होता। आप सोचो ग्रामीण में जाके लग जाओ और मिल जाए, 15 भी नहीं देने, ठीक है ना, 18 भी नहीं देने, ऐसा है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। एक तो आनुभाविक, और एक 11वीं RVSC की बुक पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। दूसरा है जननिक वर्गीकरण, तीसरा कौन सा है? सांख्यिकी। देखो आनुभाविक वर्गीकरण क्या होता है, एक मिनट, जो भी आपके परिदृश्य में, जो भी आपके परिदृश्य में देखकर आप पढ़ते हैं, ठीक है। परिदृश्य का मतलब है जो आपके आवरण में, आवरण में देखकर जो आप अध्ययन करते हैं, इस पूरे आवरण को देखकर आप क्या करते हैं, पूरे इस वनस्पति और इनका आप अध्ययन करते हैं, तो वो आपका क्या हुआ? अनुभव। जो अनुभव के आधार पर किया जाता है वो आनुभाविक वर्गीकरण होता है। खासतौर पर आप ध्यान में रखना, कॉपेन हो, चाहे थॉर्नवेट हो, चाहे ट्रिवार्थ, तीनों व्यक्तियों ने सबसे पहले अपने आसपास की प्रकृति का अध्ययन किया। उस वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? आनुभाविक वर्गीकरण कहते हैं। इसका मतलब कॉपेन का जो सिद्धांत था वो आनुभाविक था। कैसा था? आनुभाविक। जननिक क्या होता है कि जो भी ये वनस्पति अंश हैं, जलवायु तत्व है, इनका जो सारांश होता है, इनका क्या होता है? सारांश। कि आज ग्रीष्मकालीन समय है, उष्ण आपको क्या मिली? जलवायु मिली, तो हमने उसका लास्ट निचोड़ निकाल लिया, ये उष्ण जलवायु है। और यहाँ ये वनस्पति मिलती है, इसको मेगाथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगाथर्मल। हेकेस्टोथर्मल कहते हैं, मेसोथर्मल कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, जो भी टाइप्स होता है उन्होंने निकाल लिया, और उसके बाद उसका एक सारांश निकाल लिया, भैया ये वनस्पति ये है, ये वनस्पति ये है। जो हम सारांश निकालकर प्रदेशों का वर्गीकरण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जननिक वर्गीकरण। और जब हम डाटा कलेक्ट करके या उपग्रहों की सहायता से आपके जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सांख्यिकी वर्गीकरण, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि कोपेन का जो वर्गीकरण था ना, कोपेन का,
वो आनुभाविक था और जननिक था, सांख्यिकी नहीं था। क्या नहीं था? सांख्यिकी। क्वेश्चन में आपको पूरा कोपेन पढ़ा दूं, लेकिन मैं ये नहीं बताऊं भाई कैसा था, और क्वेश्चन आ जाए बताओ कोपेन का वर्गीकरण था आनुभाविक जननिक, आनुभाविक सांख्यिकी, जननिक सांख्यिकी, सांख्यिकी आनुभाविक, मतलब कैसे भी आपको दे दे तो ध्यान में रखना आनुभाविक और कैसा था? जननिक। ठीक है। थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण था, थॉर्नवेट का, वो भी आनुभाविक था और जननिक था। त्रिवार्था एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वर्गीकरण तीनों था, आनुभाविक, जननिक और सांख्यिक, तीनों ही फॉलो किया उसने। इसलिए इन तीनों के वर्गीकरण में सबसे शुद्ध वर्गीकरण किसका माना जाता है? त्रिवार्था का। त्रिवार्था ने क्या किया कि कोपेन को भी अपने में सम्मिलित कर लिया और थॉर्नवेट को भी सम्मिलित कर लिया, और फिर इसने उपग्रहों की सहायता से अध्ययन किया। इसलिए सबसे शुद्ध जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किसका माना जाता है? त्रिवार्था। ठीक है। कोपेन को इसलिए पढ़ा जाता है जिसने शुरुआत कर दी, मतलब दुनिया को जब किसी ने नहीं बांटा तब उसने बांट दिया। किसने बांट दिया? कोपेन ने। तो इसलिए कोपेन महत्वपूर्ण था। इसलिए कोपेन क्या था? महत्वपूर्ण था। ठीक है। यदि कोपेन ऐसा एफर्ट नहीं करता ना, कोपेन यदि ऐसा एफर्ट नहीं करता तो क्या ये त्रिवार्था वगैरह कर लेते? नहीं करते। सबने किसको फॉलो किया? कोपेन को किया। ठीक है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोपेन का वर्गीकरण था आनुभाविक जननिक, जननिक सांख्यिकी, आनुभाविक सांख्यिकी। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ कैसा था? आनुभाविक और जननिक। थॉर्नवेट का वर्गीकरण था आनुभाविक और जननिक। ठीक है। त्रिवार्था का वर्गीकरण था आनुभाविक, जननिक और सांख्यिकी। एक चीज तो ये क्लियर है। ठीक है। तीनों के वर्गीकरण में सबसे शुद्ध कौन सा था? प्योर कौन सा था? इसलिए तो मैंने आपको उसका उदाहरण दिया मेरे दोस्त का। ठीक है ना, कि तीनों में कौन सा था? तो तीनों में सबसे शुद्ध कौन सा था? त्रिवार्था। कौन सा था? त्रिवार्था। सोच रहे हो मेरे? आनुभाविक क्या होता है कि जब हम प्रकृति में देखकर, वनस्पति हो, जलवायु हो, वर्षा हो, तापमान हो, जब हम इन तीनों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर बांटे, वो आनुभाविक होता है। जननिक होता है कि जब हम उनका अनुभव करके उनका सारांश निकाल दें, जब उस सारांश के माध्यम से होता है, वो क्या होता है? जननिक होता है। और जब हम उपग्रहों की सहायता लें, आंकड़ों की सहायता लें और उसके बाद वर्गीकरण प्रस्तुत करें तो वो क्या होता है? सांख्यिकी। बताओ बैठे नहीं बैठे? और तीन बड़े विद्वान हुए जिन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। एक हुआ है व्लादिमीर कोपेन। कौन हुआ है? व्लादिमीर कोपेन हुआ है, जिसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। दूसरा जो विद्वान हुआ है वो आपके हुआ है थॉर्नवेट या थॉर्नवेट हुआ है। ठीक है, कि थॉर्नवेट ने इन तीनों को आधार मानकर वर्गीकरण किया। और तीसरा जो विद्वान हुआ है वो कौन सा हुआ है? त्रिवार्था, जीएस त्रिवार्था। ठीक है। और सबसे शुद्ध किसको माना जाता है? त्रिवार्था। कभी भी पढ़ोगे ना आप कि भैया इन तीनों के वर्गीकरण में सबसे प्योर और शुद्ध किसका है? वो किसका है? त्रिवार्था। और त्रिवार्था ने तो इसको शॉर्ट प्रस्तुत किया, उसने दोनों को मिला लिया, सबसे शॉर्ट दे दिया भैया, सबसे सूक्ष्म दिया, क्योंकि उसने देख लिया भैया इससे ये होता है, इससे ये होता है, अब ये कर दो आप। तो ये तीनों का जो है बिल्कुल शॉर्ट था। ठीक है ना, और इसलिए इसको सबसे शुद्ध माना जाता है। इट्स ए प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, यहीं से उठाता है सबसे पहले प्रश्न। ठीक है, तो बताओ जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3, आनुभाविक, जननिक और सांख्यिकी। ठीक है। कोपेन और थॉर्नवेट का जो है वो किस पर आधारित था? आनुभाविक और जननिक। त्रिवार्था का आनुभाविक, जननिक और सांख्यिकी। इन तीनों में सबसे प्योर कौन सा है? त्रिवार्था। लेकिन प्रयास किसने किया? पहला व्लादिमीर कोपेन। अच्छे से है समझ? तो लिखो आप, लिखो जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण को, जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है।
वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जो कि क्या है, निम्न है। नंबर 1 लिखो, आनुभाविक वर्गीकरण। ठीक है, आनुभाविक क्या है, वर्गीकरण। ठीक है। नंबर 2 जननिक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण। और नंबर 3 सांख्यिकी वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण और नंबर 3 सांख्यिकी वर्गीकरण। ठीक है। नंबर 1 लिखो, आनुभाविक वर्गीकरण। आनुभाविक वर्गीकरण। ठीक है, लिखो, इस वर्गीकरण में ठीक है, इस वर्गीकरण में वायुमंडल एवं पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल एवं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित तत्वों के ठीक है, उपस्थित तत्वों के पर्यवेक्षित वर्गीकरण से। पर्यवेक्षित समझते हो कि जो देखकर अपन ने करते हैं ना, परिवीक्षा करते हैं, जानते हो, मॉनिटराइजेशन, मतलब जब स्कूलों का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं ना, हाँ, पर्यवेक्षित का मतलब होता है निरीक्षण। पर्यवेक्षित करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। पर्यवेक्षित करके जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, पर्यवेक्षित करके जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे आनुभाविक वर्गीकरण कहा जाता है। तो उसे आनुभाविक वर्गीकरण कहा जाता है। तो उसे कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? आनुभाविक। ठीक है, फिर लिखो जननिक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण, ठीक हो, जननिक वर्गीकरण। ओके, अब लिखो जननिक वर्गीकरण में लिखो इस वर्गीकरण के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर उपस्थित तत्वों की व्याख्या करके या विश्लेषण करके, उपस्थित तत्वों की व्याख्या करके या विश्लेषण करके, ठीक है, व्याख्या या विश्लेषण करके जब जलवायु का सारांश प्रस्तुत किया जाता है, जलवायु का सारांश, भाई जब तक आप व्याख्या विश्लेषण नहीं करोगे तब तक सारांश नहीं निकलेगा। ठीक है, सारांश प्रस्तुत किया जाता है तो वह जननिक वर्गीकरण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? जननिक वर्गीकरण कहलाता है। फिर लिखो सांख्यिकी वर्गीकरण। सांख्यिकी वर्गीकरण,
सांख्यिकी वर्गीकरण लिखो, यह वह वर्गीकरण होता है, यह वह वर्गीकरण होता है जिसमें उपलब्ध आंकड़े और जिसमें उपलब्ध आंकड़े और उपग्रहों की सहायता से, जिसमें उपलब्ध आंकड़े और उपग्रहों की सहायता से वर्गीकरण जलवायु प्रदेशों का किया जाता है। वर्गीकरण जलवायु प्रदेशों का किया जाता है। वर्गीकरण जलवायु प्रदेशों का किया जाता है तो उसे सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है। ओके, कौन सा वर्गीकरण कहते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, अब देखो इन प्रदेशों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किया? कॉपेन ने। कॉपेन के बाद किसने किया? थॉर्नवेट। और थॉर्नवेट के बाद किसने किया? टिवार्थ। ठीक है, लिखो विश्व का सर्वप्रथम जलवायु प्रदेशों में, विश्व का सर्वप्रथम जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण का पहला प्रयास व्लादिमीर कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार्था नामक विद्वान ने किया। व्लादिमीर कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार्था नामक विद्वान ने किया। थॉर्नवेट और किसने किया? ट्रिवार्था नामक विद्वान ने किया। ठीक है, इन तीनों ने ये वर्गीकरण जो है क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब लिखो कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण। कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण। कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण आनुभाविक एवं जननिक वर्गीकरण माना जाता है। आनुभाविक एवं जननिक वर्गीकरण माना जाता है। जबकि ट्रिवार्था का वर्गीकरण आनुभाविक, जननिक और सांख्यिकी माना जाता है। आनुभाविक, जननिक और सांख्यिकी माना जाता है। आनुभाविक माना जाता है, जननिक माना जाता है और सांख्यिकी माना जाता है। ठीक है, और यह सबसे शुद्ध जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना जाता है। सबसे शुद्ध जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना जाता है। मतलब हमेशा जब भी पढ़े ना अपन कोपेन, ये कॉलेज में भी आता है ना, तो यहीं से शुरुआत करें आप। ठीक है ना,
यहाँ से जितना आप करोगे उतना ही ये इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। कभी भी आंसर लिखें, कॉलेज में कोई एग्ज़ाम दें और ऐसा आए तो वहाँ ये सबसे इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। वो उसे एग्जामिनर समझ लेता है कि यार इसको नॉलेज है बंदे को, ठीक है। तो आनुभाविक, जनिक और कैसा होता है, सांख्यिकी होता है किसका, त्रिवार्थक। और ये सबसे शुद्ध होता है, जितने भी वर्गीकरण है ना तीनों, उसमें सबसे प्योर वर्गीकरण कौन सा है, त्रिवार्थक, ठीक है। ओके, लिखा आप लोगों ने। अब लिखो आप व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है, व्लादिमीर कोपेन का। ठीक है, हेडिंग डालनी ना, व्लादिमीर कोपेन। अब देखो ये इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, इतना सरल है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। हाँ, कोपेन तो बहुत सरल है, मतलब कोपेन को कोई रट ले और कॉलेज की एग्जाम में 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आए ना तो फुल बटे फुल आए, ठीक है। और इस बार यदि कोपेन आ गया ना एग्जाम में, अगली बार थॉर्नवेट आता है, आते दोनों ही है, या तो थॉर्नवेट आता है या क्या आता है, कोपेन आता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने जब पीजी किया था ना सन 5 में, तब भी ये आता था, ठीक है। तब वो मेरे क्या कोपेन नहीं आया था, फर्स्ट ईयर में तो आया था मेरे कोपेन, तो मैं रट के गया। तो मुझे पता था भाई थॉर्नवेट त्रिवार था तो अब की बार आएंगे नहीं, कौन सा आएगा, कोपेन। रट के गया, मैंने जाते ही नोटबुक ली, खोली और कोपेन छाप दिया। बाद में मैंने देखा, फिर मैंने सोचा यार तुम लिख तो दिया लेकिन ये देख तो ले है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। वो था, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो बन की गई हुई, हाँ, ऐसे ही इसमें जब पीजी में एमए कर रहे थे ना हम लोग, तो तुम बहुत मॉडिफाई करते थे रेसन यूनिवर्सिटी में। मैं तो डिपार्टमेंट में था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से जब पीजी कर रहा था मैं, और हमें तो डीन पढ़ाते थे, बहुत अच्छे लोग पढ़ाते थे, मस्ट देन मच इंटेलिजेंट थे। अब तो कोई पढ़ाते ही नहीं है, सब ऐसे फुकरे रह गए। मेरे टाइम तो ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे हरिमोहन सक्सेना, बीसी तिवारी, जिन्होंने पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में, हेमलता जोशी, सीपी जोशी है ना, इनकी वाइफ है, जो प्रदेश आपके विधानसभा अध्यक्ष है ना, इनकी मैडम, और डीन है इस समय हमारी, ठीक है। वो पढ़ाती थी हमें। सीमा जालान, जो रिमोट सेंसिंग की बहुत बड़ी प्रोफेसर, पूरे राजस्थान में एक ही है सीमा जालान, वो पढ़ाती थी हमें। RN मिश्रा जी पढ़ाते थे, जिनकी किताबें चलती हैं। अब जो है वो ऐसे रह गए, मतलब जो होते हैं ना छोटे-छोटे गुंडे टाइप के, वो रह गए। एक अब ये RN शर्मा जी लास्ट बचे हैं, ये गए, और उसके बाद में ऐसे छोटे भैया रह गए। अब तो पहले ऐसे थे, मतलब HS शर्मा जी थे, 95 ईयर्स के हैं इस समय, मतलब उसके पास चले जाओ ना और वो जो बोल दे, ठीक है, बोल दे, अब तो सर से बोला नहीं जाता, वो एग्जाम में क्वेश्चन एज इट मिल जाते थे। मतलब इतने खतरनाक थे HS शर्मा तो, कि रिजल्ट रोक दिए थे इसके, किसके, RPC के रिजल्ट रोक देते थे वो, बहुत खतरनाक है। BC तिवारी वो है जिसका वर्गीकरण आज आप पढ़ते हो, राजस्थान के भौतिक स्वरूप का वर्गीकरण है, चार भौतिक भागों में बांटा। ये BC तिवारी ने बांटा था सबसे पहले, और हरिमोहन सक्सेना ने बांटा था। ये तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ रहे। राजस्थान के बाहर जो राजस्थान का कंपटीशन देते हैं ना, वो भी पढ़ते हैं कि भैया राजस्थान को कितने भौतिक स्वरूप बांटा, 4। किसने बांटा था? BC तिवारी ने। वो तो हमको पढ़ाते थे, BC तिवारी और HM सक्सेना 94 में। ये सन 2009 में रिटायर हुए हैं, मैं 6 में मेरी PG हो गई थी। बताओ कैसे कैसे लोग होंगे। RD सिंह है और एक RK गुजर है, वो तो जल संरक्षण पे वहाँ काम करते थे, अमेरिका। वो वाटर कंजर्वेशन ही पढ़ाते थे केवल, बताओ आप, ऐसे ऐसे प्रोफेसर थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते थे SV सिंह, जो अपने RPC के और UPSC के इंटरव्यू में बैठते हैं। वो केवल 2 टॉपिक पढ़ाने आते थे यूनिवर्सिटी में, 2 ही टॉपिक पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे तो पर्वतों का निर्माण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये 2 के अलावा तीसरा नहीं पढ़ाते थे। RV सिंह जी एक ही पढ़ाते थे, वायुमंडल,
पूरा वायुमंडल, पूरे साल में एक ही टॉपिक पढ़ाते थे वायुमंडल, लेकिन उसका निचोड़ निकाल देते थे वो। वायुमंडल में पवन भी आ जाती, जलधाराएं भी ला देते, सब पढ़ा देते वो एक ही में। उसी में 50-60 पेज लिखा देते, कन्फर्म। हाँ, कैसे ना, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट पढ़ाता हूँ। मैं, हाँ देखते हैं, भगवान करे हो जाए सबका, ठीक है ना, ठीक है, ईश्वर करे आप सबका हो, मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं है मेरे लिए खुशी की बात, मेरी उपलब्धि आप ही हो, आप सबका हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ मैं मतलब इतना टकराव मोल ले रहा हूँ ना, वहाँ मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़नी फिर, ठीक है ना। तो लिखो व्लादिमीर कोपेन। देखो कोपेन है ना, इसका जन्म जर्मनी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ बताओ? जर्मनी, मतलब जर्मनी का था। मूल ये है ना वनस्पति शास्त्री था। मूल क्या था ये? वनस्पति शास्त्री। ये भूगोलवेत्ता नहीं था, ये तो वर्टिकल मैन था, वनस्पति शास्त्री था। कौन? व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। मित्रों ये जो व्लादिमीर कोपेन है, ये बहुत बड़ा एक वनस्पति शास्त्री था और इसने जो भी काम किया वनस्पति पे किया। और इसने सबसे पहले कैंडोल को फॉलो किया। कैंडोल भी एक बहुत बड़ा विद्वान था और कैंडोल ने अपना एक वर्गीकरण दिया था 1874 में, ठीक है। इस वर्गीकरण का फेस किया था किसने? व्लादिमीर कोपेन ने। कोपेन ने इसको फेस किया, ठीक है। मैं आपको हर एक छोटी बात इसलिए लिखाता हूं क्योंकि आपका बेस मुझे मजबूत करना है, इसलिए मैं हर छोटी बात लिखाता हूं कि कमी नहीं रह जाए। क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद में है ना, आज भी आप में से ऐसे शख्स हैं जिनको क्वेश्चन हल करने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है। तो कम से कम पढ़ा लिखा तो है, उसको पढ़ तो ले आदमी, हाँ ये लिखा तो है यार, यहाँ से बन जाता है, ठीक है। फिर भी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो है बेस का कमजोर होना। आप ये बात करते हो, आप ये बात करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने यहाँ महोदय जो प्रोफेसर हैं उनसे क्वेश्चन हल नहीं होते, वो मतलब लास्ट में क्या कहेंगे, ले यार वो हितेश को फोन लगा, वो निकालेगा इसका आंसर। ये स्थिति है, ठीक है। अभी कोई कॉलेज लेक्चर का एग्जाम का एक क्वेश्चन था कथन और निष्कर्ष का, सब घूम फिर के वो मेरे पास ही आया कि अब तो निकाल दे तू। मैंने गिना कि फिर के मैंने फ़ोन करे तो जो फ़ोन करे वो उसी का निकालूँ, नहीं तो मैं तो नहीं निकालूँगा आंसर, ठीक है ना। फिर फ़ोन ही आया ना तभी मैंने आंसर दिया, मैंने कहा चलो ये होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए। तो मैंने ये कहा आपको कि व्लादिमीर कोपेन जो है ये कहाँ का रहने वाले? जर्मनी का वनस्पति शास्त्री था, बॉटनिकल मैन था, बहुत फेमस बॉटनिकल मैन था। तो कैंडोल को इसने फॉलो किया 1874 में। किसको फॉलो किया? कैंडोल, ठीक है ना। अब देखो ये जो कोपेन महोदय है, इन्होंने कैंडोल को फॉलो कर लिया। कैंडोल ने जो है जलवायु वर्गीकरण नहीं किया, वनस्पति का किया। और कैंडोल ने वनस्पति को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5। एक को कहा मेगा थर्मल। क्या कहा था बताओ? मेगा थर्मल। एक को कहा था जेरोफाइटिक। क्या कहा था? जेरोफाइटिक कहा। किसने? कैंडोल ने। एक को कहा था उन्होंने आपके मेसोथर्मल। क्या कहा था? मेसोथर्मल। एक को कहा था माइक्रोथर्मल। क्या कहा था? माइक्रोथर्मल। और एक को कहा था इन्होंने हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। इस तरह से कैंडोल ने 5 भागों में वनस्पति को बांटा। इसके आधार पर इन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। ये कोपेन का वर्गीकरण नहीं था, ये किसका था? कैंडोल। कैंडोल का वानस्पतिक वर्गीकरण था। इसने 5 भागों में बांटा। एक वनस्पति को कहा मेगाथर्मल, दूसरी को कहा जेरोफाइटिक, तीसरी को कहा मेसोथर्मल, चौथी को माइक्रोथर्मल और 5वीं को हेकिस्टोथर्मल। इसको पढ़ा इन्होंने, इसको पढ़कर इसका निचोड़ निकाला, तभी तो इनका जनिक वर्गीकरण है। अनुभव तो था ही इनको, इन्होंने देखा, इस दुनिया को देखा होगा, घूमे फिरे होंगे, प्रोफेसर थे, बड़े आदमी थे, तो कुछ तो इनका अनुभव था, कुछ इन्होंने कैंडोल का जो वर्गीकरण पढ़ा ना, उसके आधार पे इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया।
मित्रों इन्होंने जो है अपना वर्गीकरण 1900 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1900 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। किसने किया बताओ? कॉपेन ने किया। क्या इन्होंने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा को अपनाया? ठीक है। और सांकेतिक भाषा को अपनाने के बाद इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। अंग्रेजी वर्णमाला के 5 शब्द उपयोग में लिए, ए, बी, सी, डी और ई, जो आपने मुझे बताए थे वो सही थे। लेकिन वर्गीकरण में 3 ही वर्गीकरण होते हैं, अनुभाविक, जनिक और सांख्यिक। ठीक है ना, कि 5 कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया इन्होंने, स्मॉल लेटर्स, इन्होंने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिनको कहा ए, बी, सी, डी और ई, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। और इसमें कमियां थी, तो इन कमियों में इसने सुधार किया। 1918 में इन्होंने इसमें संशोधन किया। 1918 ईस्वी में क्या किया? संशोधन। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हुआ, संशोधन करके दुनिया के सामने रखा। तब दुनिया को देखो, दे तो 1900 में दिया, लेकिन लोगों के सामने जब संशोधन करके 18 में रखा, तब पता चला भैया कोई वर्गीकरण है। ठीक है, इनके वर्गीकरण में इन्होंने फिर एक और संशोधन किया 1931 में। एक संशोधन इन्होंने किया 1936 में। कुल मिलाकर इन्होंने कितने संशोधन कर दिए? 3, 18, 31 और 36। ये 3 संशोधन किए ना, 36। ठीक है, 18 में किया, 31 में किया और 36 में किया। 3 वर्गीकरण किए, 3 संशोधन किए इन्होंने। फिर इनकी डेथ हो गई। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 1953 में, इसके बाद 1953, देखो कितनी ठंडक मिली है। एक बार क्या था, एक मैथ का टीचर था। किसका टीचर था? मैथ का। ठीक है, तो मैथ का टीचर था, तो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उसका एक स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट है ना, उसको पता लगा कि भाई गुजर गए, तो उसने उनके घर पे फ़ोन किया। 2-3 बार किया, तो 2-3 बार लगातार घंटी गई, तो उनकी मैडम ने उठाया। तो उन्होंने पूछा कि सर कहाँ हैं? कि बेटा सर तो गुजर गए। तो वो क्या करता है, उसने एक नियम बना लिया, प्रतिदिन है ना वो फ़ोन करता कि सर कहाँ हैं? तो वो कहती सर तो गुजर गए। ऐसे 3-4 दिन किया, तो उन्होंने सोचा, उनकी पत्नी ने सोचा कि यार कोई लगाव होगा इसको। ठीक है ना, टीचर से कोई लगाव होगा, इसलिए इसने फ़ोन किया है। तो फिर उसने एक दिन पूछा, बेटा तू रोज़ फ़ोन करता है, क्या कारण है कि तू मतलब कि रोज़ फ़ोन करके पूछता है गुजर गए, और मैं तुझे रोज़ कहती हूँ कि वो गुजर गए? कि मैडम ऐसी बात नहीं है, मेरे कलेजों को ठंड मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि वो गुजर गए, क्योंकि मैथ में मेरा हाथ क्या था, तंग था, तो मैं सुन लेता हूँ ना कि वो गुजर गया, तो मुझे थोड़ा सा क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो मैंने कहा ना कि भैया कुछ दिनों बाद ऐसा ही आप लोग करोगे। कुछ दिनों बाद ये भी है कि जैसे कि ये गुजर गया ना, थोड़ा सा हाँ चल बढ़िया रहा, गुजर तो गया, ये तो पता नहीं क्या क्या देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। ओके, क्योंकि मैथ में हाथ उसका तंग था। अब यहाँ कॉपेन को पढ़ने में यदि चीज़ समझ में नहीं आया, चलो गुजरा तो सही, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो भैया 1953 में इनके गुजरने के बाद में इसमें संशोधन हुआ 53 में, और 53 में ये संशोधन गिरगरपाल ने किया। किसने किया? गिरगरपाल ने किया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, क्या हो गया बताओ? ठीक है, कहीं ऐसा मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो ये संशोधन किसने किया? अच्छा ऐसे ही क्या? तो मैंने ये कहा कि ये संशोधन किसने किया? गिरगरपाल ने। ओके, इसलिए इनके सिद्धांत को गिरगरपाल और पोही का सिद्धांत कहा जाता है, या कॉपेन गिरगरपाल का सिद्धांत कहा जाता है। कॉपेन किसका सिद्धांत कहा जाता है? गिरगरपाल का। क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। ओके, तो मैंने ये कहा व्लादिमीर कॉपेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। कैसे थे बताओ? वनस्पति से। इन्होंने किसको फॉलो किया? कैंडोल।
कैंडोल ने अपना वर्गीकरण कब दिया? 1874 में दिया। तो इन्होंने जलवायु वर्गीकरण तो नहीं किया था, वनस्पति वर्गीकरण किया। वनस्पति को कितने भागों में बांटा? 5। एक को क्या कहा? मेगा, दूसरे को जेरोफाइट, तीसरे को मेसोथर्मल, चौथे को माइक्रो, पांचवे को हेक्स्टोथर्मल। पक्का? दूसरा ध्यान में रखना, कोपेन ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1900 ईस्वी। ठीक है, कौन सी भाषा प्रयोग की? सांकेतिक भाषा। कितने शब्द दिए? 5 कैपिटल लेटर थे, बाकी स्मॉल थे, A B C D और E। ठीक है। दूसरी बात, इसमें संशोधन कब किया? 1918। फिर संशोधन कब किया? 31, फिर 36, फिर ये गुजर गए। फिर उसके बाद 53 में किसने किया? ग्रेगरपाल। ऐसे कोपेन ग्रेगरपाल का क्या कहते हैं? जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। ठीक है। एक ग्रेगरपाल का एक साथी था पोही, इसलिए ग्रेगरपाल पोही का कह देते हैं या कोपेन ग्रेगरपाल का कह देते हैं। ठीक है ना? अरबी ठीक है? तो लिखो आप। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, ये मैथ वालों ने अपना ये दिवस मनाया था कोचिंग में, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है ना। ना ना ऐसा कुछ नहीं। तो मैथ वालों ने बहुत बड़ा दिवस मनाया, तो अब सबको बुलाया। अब हम जैसे गरीब को नहीं बुलाया। तो अब वो मिल गए मेरे को कि सर आप आए नहीं। तो मैंने कहा यार सबको बुलाया तो मुझे बुला लेते। ठीक है। तो मैंने कहा यार वैसे भी, अब फिर मैं क्या कहता, तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कहना। तो मैंने कहा कि यार वैसे मेरे मैथ का दिन जो है मेरे लिए तो काला दिवस है। ठीक है। अब मैंने उनको क्लास में रिमांड तो लेना ही था। मैंने कहा ऐसे तो कहीं नहीं, अब भाई काना से काना मत के, काना जाएगा रूट, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। ठीक है। तो अब मैं सीधा कहता तुमने कैसे नहीं बुलाया, तो अच्छा नहीं लगता। मैं गया कि सर आप आए नहीं, देखो कैसे मजे ऐसे चूट कैसे बढ़ते हैं, ऐसे ये बड़े खतरनाक होते हैं। मैं भी बड़ा होशियार था। तो मैं गया, मैंने कि यार इन्होंने बुलाया था नहीं। सर आप आए नहीं, ऐसा नाश्ता था, केक कटा था। मैंने कि यार ये तो तगड़े काम हो गए। तो मैंने कहा, मैंने कि देखो भाई मेरे लिए तो मैथ में क्या हाथ पहले तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास मैथ थी, 12th है। आजकल मेरे लिए मैथ काला दिवस है। फिर मैंने उनको ये सुना दिया कि ऐसे चुप हुए, फिर इन्होंने बोले ही नहीं हूँ। मैंने कि हाँ, मैंने कि ये मैथ क्या है कि ऐसे होता है। आपने नहीं बनाई कहाँ से बात? मैंने कि ये बना ली जहाँ से बनी जहाँ से, तो लेकिन अब सुना तो दी। तो जब से इतना ध्यान रखते हैं सर वो कहाँ है, तेज जी कहाँ है, उनको बुलाओ सब। ठीक है ना? तो अपने यहाँ भी ध्यान रखते हैं। क्या करें? हाँ चलो लिखो। देखो व्लादिमीर कोपेन। ऐसे मैं ज़्यादातर किसी को कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सुना देता हूँ ना, तो कई बार मेरे पास बैठते नहीं जल्दी से, इधर उधर हो जाते कि कोई ना कोई कह ही देगा। ठीक है। तो लिखो व्लादिमीर कोपेन। लिखो व्लादिमीर कोपेन। लिखो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। ठीक है। ये मूलतः वनस्पति शास्त्री थे। ये मूलतः कैसे थे? वनस्पति शास्त्री। ठीक है। इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए कैंडोल के वर्गीकरण का अनुसरण किया। अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए कैंडोल के वर्गीकरण का अनुसरण किया। कैंडोल के वर्गीकरण का क्या किया? अनुसरण किया। फिर लिखो, इन्होंने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। हाँ 1870 लिखा था ना। लिखो, इन्होंने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया और अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए। बड़े और छोटे अक्षर के लिए उपयोग में लिए। ठीक है। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ईस्वी में प्रस्तुत किया और इसमें संशोधन इसमें संशोधन 1918। परेशान तो नहीं हुए ना? 1918, 1931, 1918, 1931 और 1936 में किया। 1918, 1931 और कब किया? 1936 में। ठीक है। फिर लिखना इनके वर्गीकरण में अंतिम संशोधन इनके वर्गीकरण में अंतिम संशोधन 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में ग्रेगरपाल ने किया। 1953 ईस्वी में किसने किया? ग्रेगरपाल ने अंतिम संशोधन किया। ठीक है। इसलिए इसे ग्रेगरपाल पोही का वर्गीकरण, ग्रेगरपाल पोही का वर्गीकरण ग्रेगरपाल पोही का वर्गीकरण या कोपेन ग्रेगरपाल का वर्गीकरण कहते हैं। ग्रेगरपाल पोही का वर्गीकरण या कोपेन ग्रेगरपाल का वर्गीकरण कहते हैं। ग्रेगरपाल पोही का वर्गीकरण या कोपेन ग्रेगरपाल का वर्गीकरण कहते हैं। कोपेन ग्रेगरपाल का क्या कहते हैं? वर्गीकरण। लिखो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में, टाइम हो गया क्या? बस 1 मिनट लिखो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में कैंडोल के वानस्पतिक वर्गीकरण के 5 भागों को सम्मिलित किया। वानस्पतिक वर्गीकरण के कितने भागों सम्मिलित किया? 5 भागों, जो कि निम्न है। ठीक है। लिख दो मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, अब इनको बताएंगे कल डिटेल से, है ना। मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। ठीक है। बाकी आपको कल लिखा देंगे। ठीक है। इसको बंद करना कैमरे को।